सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट की थी? 1991 में, है ना। तो गवर्नमेंट ने इंडिया ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट की थी? 1991. It was a policy response to deteriorating economic fundamentals of 1980s, expedited by the balance of payment crisis of 1989 to 90, ना। ठीक है, तो क्यों गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे? दो चीज थी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी? बहुत खराब थी। दूसरी क्या थी? हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमको बाहर से बहुत सारे गुड्स का इंपोर्ट करना पड़ता है। पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि बाहर से हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे गुड्स का इंपोर्ट करना पड़ता है ना। जैसे हमको मान लो इंपोर्ट में क्या है? क्रूड ऑयल, गोल्ड। अब ये क्रूड ऑयल और गोल्ड जो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को बाहर जो पेमेंट होते हैं वो जनरली फॉरेन करेंसीज में होते हैं। तो फॉरेन करेंसी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। ठीक है, FORIEN, फॉरेन करेंसीज में होता है। ठीक है, अब बाहर से जो हमको कोई चीज मंगाना है वो फॉरेन करेंसीज में होता है, और वो फॉरेन करेंसीज का कुछ स्टॉक गवर्नमेंट हमेशा रखती है, क्योंकि सारे फॉरेन करेंसीज में पेमेंट हो गए। मान लो डॉलर हो गया, डॉलर, है ना। फिर बहुत सारी करेंसी होती है, रशियन रूबल एक्सेट्रा। अभी फॉरेन करेंसी में पेमेंट होने के लिए गवर्नमेंट एक रिजर्व रखती है पैसों का, फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉरेक्स। बाहर से हम लोग को जो भी चीज मंगानी होती है वो हमको फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन फॉरेन करेंसीज, बाहर से जो भी चीजें हमको मंगानी है वो हमको फॉरेन करेंसीज की हेल्प से मंगानी पड़ती है ना। बाहर से हमको क्या करनी पड़ती है? फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी से मंगानी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अब वो फॉरेक्स रिजर्व क्या हो गए थे गवर्नमेंट के? खत्म, है ना। मतलब गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतने फॉरेक्स रिजर्व बचे थे कि गवर्नमेंट सिर्फ 15 दिन का इंपोर्ट कर सकती थी। फंड 15 डेज इंपोर्ट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की हालत इतनी खराब हो चुकी थी उस टाइम पर कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ कितना है 15 दिन का इंपोर्ट कर सकती थी। इतना कम पैसा फॉरेक्स रिजर्व्स गवर्नमेंट के पास बचे थे। हमको जो क्रूड ऑयल होता है, हमारा गोल्ड होता है, फिर दूसरी जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं जो हमको दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है, वो हमको उन उन देशों की फॉरेन करेंसीज में खरीदनी पड़ती है। तो हमारी कंट्री के पास इतनी कम फॉरेन करेंसी बची थी कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट का पैसा बचा था, है ना। जनरली गवर्नमेंट ये माना जाता है कि 90 दिन से ऊपर का गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। मतलब एक कंट्री के पास, हमारी कंट्री के लिए कंसिडर किया जाता है कि 90 दिन से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, और उस टाइम हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारी कंट्री के पास सिर्फ 90 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। अब जो 90 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, तो गवर्नमेंट को यूं था कि अब 90 दिन का ही फॉरेक्स रिजर्व, सॉरी 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ रिफॉर्म्स किए हमारी कंट्री में। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सुधरी। उस टाइम एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। प्राइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये क्या थे उस टाइम? हमारे प्राइम मिनिस्टर, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। ठीक है, और मनमोहन सिंह, डॉक्टर लगाना भूल गया मैं, है ना, बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे इंसान। ठीक है, मनमोहन सिंह हमारे उस टाइम थे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे
पर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का बहुत सपोर्ट मिला था अपोजिशन से, मतलब उस टाइम बीजेपी जो थी वो अपोजिशन में थी। पर ऐसा नहीं है कि, है ना, ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि अपोजिशन जो होता है वो भी जनरली क्या होता है कि उसको पता होता है कि गवर्नमेंट जो कर रही है देश का भला कर रही है, फिर भी वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट का विरोध करना होता है हर चीज में, ठीक है, उनको बस गवर्नमेंट को परेशान करना होता है, काम नहीं करना देना होता। पर उस टाइम बीजेपी अपोजिशन में थी, ठीक है, फिर भी बीजेपी ने क्या किया था, है ना, ऑल पार्टी मीटिंग वगैरह उस टाइम होती थी। अपोजिशन, बीजेपी उस टाइम अपोजिशन में थी, और बीजेपी अपोजिशन में होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया था, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या किया, सपोर्ट किया था, अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, पूरे कंट्री ने एक साथ मिलकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे लॉज वगैरह चेंज किए थे। पुराना जो लाइसेंस राज था पहले के टाइम में हमारी कंट्री में, देखो होता हुआ क्या था कि हमारी कंट्री हमेशा से सोशलिज्म और कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा की आइडियोलॉजी से, हमारे जो पहले के स्टार्टिंग के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे जनरली नेहरू जी या फिर इंदिरा गांधी, वो क्या रहे, बहुत ज्यादा सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी से जब वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कैपिटल क्या करती है ना, जनरली क्या करती है, गवर्नमेंट को हर चीज कंट्रोल करना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, सब अमीर, कुछ लोग पैसा कमा लेंगे, कुछ लोग गरीब रह जाएंगे, है ना, ये आइडियोलॉजी होती है कि गवर्नमेंट के हर चीज में कंट्रोल होना चाहिए। पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए कंट्री में, हम लोगों ने पहले भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में आना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, है ना, ठीक है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड मार्केट इकोनॉमी। क्या हमारी कंट्री में कैपिटलिज्म का राइज और मार्केट इकोनॉमी का राइज हुआ एकदम से, ठीक है। रिफॉर्म्स इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया अभी लॉन्च ट्वाइस, तो दो बार हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च हो चुके हैं। फर्स्ट कब हुआ, मिड 1980s में, मिड 1980s में फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे राइज कब हुए, मिड 1980s, एंड सेकंड इन 1991, सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए हमारे 1991 में। हाउएवर द लेटर इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल वन, है ना, ठीक है, लेटर को क्या हम बाद वाले को ऑफिशियल वन बोलते हैं। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हमारी कंट्री में उसको हम लोग ऑफिशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। We see a similar policy measures taken by the government in both phases, but they were wider and deeper in second phase, है ना। तो सिमिलर पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, है ना, पर वो क्या थे, बाद में भी लिए, पर वो जो वो क्या वाइडर थे, मतलब बड़े लेवल पे। हम सेकंड फेज में क्या किया, गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे किए, ठीक है। बैकग्राउंड रिफॉर्म्स, by late 1980s India was faced with a physical balance of payment crisis in following scenario, ना, लेट 1980s आते आते क्या हुआ, इंडिया के पास साथ क्या हुआ, फिजिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फिजिकल पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का हमारी कंट्री को फेस करना पड़ रहा था। फिजिकल डेफिसिट सेंटर्स एंड स्टेट कंबाइंड ऑलमोस्ट रोज टू 17% अगेंस्ट नॉर्मल 4.5%, है ना। जो फिजिकल डेफिसिट था वो कितना हो गया, है ना, 17%। पहले कितना नॉर्मल कितना होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, 4.5%, बाद में कितना हो गया 17%। मतलब पहले हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना था, नॉर्मल होना चाहिए 4.5%, बाद में का 17%। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का कर्जा। सीधी सी बात बोलते हैं, फिजिकल कैप डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होती है, गवर्नमेंट का, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कर्जा। गवर्नमेंट भी अपनी प्रोसेस, गवर्नमेंट भी क्या करती है अपनी प्रोसेस चलाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए क्या करती है, कर्ज लेती है, ठीक है। क्या लेती है गवर्नमेंट, कर्जा लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग होता है गवर्नमेंट का कर्जा, मतलब गवर्नमेंट कितना कर्ज ले रही है हमारी कंट्री में, ठीक है ना। गवर्नमेंट अलग अलग जगह से लेती है, बहुत सारा आरबीआई से भी ले लेती है गवर्नमेंट, पब्लिक से भी लेती है बॉन्ड्स के फॉर्म में। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कर्जा लेती है, बैंक से भी ले लेती है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट हम लोग उसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, महंगाई। इन्फ्लेशन अबाउट 13%, है ना। इन्फ्लेशन कितना हो गया था हमारी कंट्री में,
13%, अगर नॉर्मल ऑफ 4 to 5%, नॉर्मल इन्फ्लेशन कितना होता है 4 to 5%, बाद में कितना हो गया 13%, है ना। मतलब नॉर्मल 4 to 5% का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। अभी फिलहाल में हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन जो है वो इतना ही है, ठीक है, 4 to 5%, है ना। बहुत टाइम से इतनी है, कोरोना टाइम में बहुत 6 to 7% तक गया था, 7% तक गया था, ठीक है, 7% तक गया था क्या, ठीक है, 7% तक क्या गया था हमारा इन्फ्लेशन गया था, महंगाई गई थी। अभी फिलहाल में जो हमारे इन्फ्लेशन है 4 to 5% के बीच में रहते हैं, 4.5%, 5%, 5.5 चल जाएगा खूब से खूब, है ना। तो 4 to 5% के बीच में हमारा भी इन्फ्लेशन चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 1.5, नॉर्म अगर नॉर्मल 1%, है ना, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया था, है ना, ठीक है, 1.5%, ठीक है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, current account deficit occurs when country's total import of goods and services and transport exceeds its export, meaning it spends more foreign currency than it earns. As of May 2026, high crude oil rate and weak capital flows are projected to widen deficits in importing nations like India, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, जितना हमारी कंट्री ने इंपोर्ट किया वो क्या है एक्सपोर्ट से ज्यादा है। देखो मैंने वही चीज हम मेरे ऊपर बताई थी कि इंपोर्ट क्या है हमारा ज्यादा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। जब इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए मैंने बताया कि हर जगह पर रुपी में पेमेंट नहीं होता है, हमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। जब फॉरेन करेंसी में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है तो हमारा क्या होता है, फॉरेन करेंसी की हमको जरूरत पड़ती है, कंट्री को क्या पड़ती है, फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, फॉरेन करेंसी का डेफिसिट हो जाता है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट उस टाइम क्या था 1% था, 1% होना चाहिए नॉर्मली, उस टाइम कितना था 1.5%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉलिंग टू वेरी लो वैल्यू जस्ट टू पे इंपोर्ट बिल, सो मैं 15 डेज बोल रहा था, बाकी यहाँ पर लिखा है 13 डेज, मतलब हमारी गवर्नमेंट के पास इतना कम पैसा था कि सिर्फ 13 दिन का इंपोर्ट हो सके अगेंस्ट नॉर्मल 90 डेज, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि 90 डेज, मतलब जनरली कंसिडर किया जाता है कि, जनरली ये कंसिडर किया था कि 90 दिन का इंपोर्ट का पैसा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मतलब इतना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए कि 90 दिन तक गवर्नमेंट क्या कर सके, माल जो भी गवर्नमेंट को बाहर से मंगाना पड़ता है जो चीज़ हमारी कंट्री में नहीं होती, जैसे हमारा पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल हमारा होता है पर जितनी क्वांटिटी हमको रिक्वायर्ड होती है उतनी क्वांटिटी में हम लोगों के पास नहीं होता। तो उस टाइम क्या हुआ था कि 90 दिन का, 13 दिन का हमारे गवर्नमेंट के पास क्या बचा था, सिर्फ करंट अकाउंट वो फॉरेक्स रिजर्व बचा था, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम लोग शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इतना कम पैसा गवर्नमेंट के पास बचा था। दिस इंडियाज फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर बीओपी फॉर सपोर्ट ऑफ आईएमएफ, है ना। तो इंडिया ने क्या किया, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लगाई कहाँ पर, आईएमएफ में, है ना, किसके लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने क्या लगाई, है ना। आज सेम चीज हम लोग इतने बड़े लेवल पे और इतनी ज्यादा हमारी दयनीय हालत नहीं है, ठीक है, आज के टाइम में, पर आज के टाइम में भी हमारी हालत इतनी ही खराब, ऐसी ऐसी कुछ न कुछ बनती है ना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ईरान और यूएसए का वॉर चल रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, तो 1990 में जो हालत हुई थी वो आज के टाइम में फिर हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है, ठीक है, और वो जो वॉर है, ठीक है, वॉर चल रहा है, उसके कारण क्या हुआ है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना, क्योंकि 20% क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो गया था, और उस पर क्या है, ईरान ने रोक लगा दी है, ठीक है। अब उसके कारण से क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था, पहले मान लो क्रूड ऑयल के प्राइस $60 पर बैरल थे, अब हम $90 पर बैरल हो गए। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को एक बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पहले ₹60 देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ रहा है, ₹90 देना पड़ रहा है। अब जब ₹90 गवर्नमेंट को एक बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए गवर्नमेंट को जब 60 की जगह ₹90 देना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अब रुपए में तो चलता नहीं वो ट्रेड, फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में चलता है। अब जब गवर्नमेंट को डॉलर में ज्यादा पे करना पड़ेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट का डॉलर जो है, गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। तो जनरली हमारी कंट्री में पेट्रोल डीजल गोल्ड ये सारी चीजें बाहर से आती है। तो अभी आपने 2-3 दिन पहले अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो तो आपने सुना होगा कि मोदी जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि
है ना, कि पेट्रोल डीजल कम यूज करो, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ज्यादा डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। या फिर बोल रहे कि गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि गोल्ड भी हमारी कंट्री में जितना इंडियन गोल्ड खरीदते हैं उतना गोल्ड हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है। हमको गोल्ड क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्री से बुलाना पड़ता है। अब दूसरी कंट्री से मान लो सऊदी अरेबिया से बुलाना पड़ा, सऊदी अरेबिया डॉलर में पेमेंट लेगा, है ना, बाकी दूसरी कंट्री से हमको गोल्ड को इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब जो गोल्ड इम्पोर्ट होगा दूसरी कंट्री में तो हम क्या होगा, हमको पेमेंट वहां पर डॉलर में करना पड़ेगा, या तो उनकी जो नेशनल करेंसी है उसमें पेमेंट करना पड़ेगा, वो बोलेंगे हमारी नेशनल करेंसी में पेमेंट करो, तो डॉलर में पेमेंट करो। जब डॉलर डॉलर और उनकी करेंसी में हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा, हमारी कंट्री के लोगों के पास और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के पास भी क्या होगा, फॉरेन करेंसी नहीं बचेगी, है ना। ऐसी अगर इतनी स्पीड से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी हालत क्या हो जाएगी, वापस 1990 में जैसी हालत थी वैसी हालत हमारी वापस हो जाएगी। अब देखो 1990 में भी यही हुआ था कि हमारी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या बचे थे, बहुत कम बचे थे। जब हमारी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम बचे थे, हमारी कंट्री गई किसके पास, आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो क्या देती है, जनरली लोन्स देती है, क्या देती है, कंट्रीज को लोन देती है ना, लोन देती है, क्यों देती है लोन, है ना, ताकि कंट्री अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, ठीक है, निकल सके। एक कंट्री है जिसको हम लोग भिखारी भी बोलते हैं, बार बार आईएमएफ से लोन मांगते रहता है ना, कभी $2 बिलियन, कभी 4 बिलियन डॉलर, है ना, कंट्री हमारे पड़ोस में, ठीक है, तो वो भी हम हमेशा मांगते रहता है, ठीक है, लोन वगैरह, ठीक है, पर हम लोगों ने अभी तक बहुत कम ही टाइम पर इतना लोन वगैरह लिया है, नहीं तो नहीं लिया है हमारी कंट्री में, जनरली ऐसी कंडीशंस हमारी कंट्री में नहीं बनी है। अब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब आईएमएफ ने बहुत सारे क्या रखी, कंडीशन रखी, जब भी हम लोग किसी से लोन उधार पैसा मांगने जाते हैं तो क्या बोलता है वो, जब भी हम किसी पर्सन से उधार पैसा मांगने जाते हैं तो क्या करता है वो, हमारे सामने कंडीशंस रखता है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको इतना ब्याज भरना पड़ेगा, आपको इतना गिरवी रखना पड़ेगा, ये सब चीजें वो कंडीशंस रखता है हमारे सामने, ठीक है। तो वही क्या है, आईएमएफ ने भी क्या रखा है इंडिया के सामने कि आपको लोन चाहिए, ठीक है, हम दे देंगे, बाकी आपको ये सारी कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगी तभी हम आपको लोन देंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे, कंडीशनल रिफॉर्म्स। इंडिया वाज अफोर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सपोर्ट बाय आईएमएफ अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीमेंट व्हिच कम्स अटेंड विद सर्टेन कंडीशंस, है ना, तो एग्रीमेंट का नाम है यहाँ पर एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी एग्रीमेंट, ठीक है, विद कम्स अटेंड विद सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी। तो बहुत सारी कंडीशंस आई यहाँ पर, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग 3 to 4 मेजर पॉलिसी एक्शंस वर टेकन प्रॉम्प्टली बाय द गवर्नमेंट, तो 3 से 4 पॉलिसी एक्शंस गवर्नमेंट ने रखे ना। Devaluation of rupee by 22%. After in two phase action, the exchange rate went from 21 to 27 पर यूएस डॉलर, ठीक है। पहली कंडीशन गवर्नमेंट ने क्या रखी कि करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। 22% से आपको करेंसी को क्या करना पड़ेगा, डीवैल्यू करना पड़ेगा, है ना। एक्सचेंज रेट क्या हुआ, 21 रुपए से कितने रुपए आ गया, 27 रुपए, मतलब उस टाइम 21 रुपए चल रहा था डॉलर, 27 रुपए आ गया, क्योंकि 20% हम लोगों ने करेंसी गिरा दी, 20 रुपए का 20% होता है 4-5 रुपए के आसपास होता है, ठीक है। तो करेंसी हमारा कितना हो गया, 27 रुपए। उससे होगा क्या, बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने हमें आसानी होगी, कैसे आसानी होगी, है ना। पहले जब करेंसी $1 का कितना था, 21 रुपए था, मान लो हमारी कंट्री में कोई $100 इन्वेस्ट करेगा तो कितने बनेंगे, 2100 रुपए बनेंगे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, करेंसी कितनी हो गई, $1 कितने का हो गया, 27 रुपए का। बाद में वही पर्सन अगर हमारी कंट्री में $100 इन्वेस्ट करेगा तो कितना बन जाएगा, अगर वही पर्सन हमारी कंट्री में मान लो $100 इन्वेस्ट करेगा तो कितने रुपए बन जाएंगे, 2700 रुपए। इससे हमारी कंट्री में क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। पहले हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, अगर कोई पहले हमारे कोई फॉरेनर हमारी कंट्री से कुछ माल, जैसे हमारी कंट्री में से कपड़ा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, या फिर हमारी कंट्री से मसाले बहुत ज्यादा आज भी एक्सपोर्ट होते हैं, मुगल टाइम्स में मसाले वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे। तो मान लो $1 का पहले किसी पर्सन ने $100 के मसाले मंगाए, ठीक है ना, $100 के मसाले मंगाए, तो $100 के मसाले मंगाए तो कितने रुपए के मसाले आ जाएंगे, 2100 रुपए के। बाद में क्या होगा, करेंसी डिवैल्यू करके हम लोगों ने कितनी कर दी, 27 रुपए,
₹27। अब बाद में वो $100 के मसाले मंगाएगा तो कितने रुपए के मसाले आ जाएंगे? 2700 के मसाले आ जाएंगे। ठीक है, तो करेंसी को डिवैल्यू करने से क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है कंट्री का एक्सपोर्ट क्या होता है? बढ़ता है ना? ठीक है, तो करेंसी को डिवैल्यू करना, आईएमएफ ने कंडीशन रखी कि आपको अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा? डिवैल्यू करना पड़ेगा। ड्रास्टिक कट इन पीक कस्टम्स ड्यूटी फ्रॉम 130 to 30%, है ना? कस्टम्स ड्यूटी का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में हम लोग कोई भी चीज जब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है ना? इंपोर्ट ड्यूटी बोल सकते हैं। तो कस्टम्स ड्यूटी लगती है ना? तो कस्टम्स ड्यूटी को आईएमएफ ने क्या बोला, है ना? कस्टम ड्यूटी का आईएमएफ ने क्या बोला कि 130%, है ना? 130% से, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटी को हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हैं। तो आईएमएफ ने क्या बोला कि आपको कस्टम्स ड्यूटी क्या करना पड़ेगी? कम करना पड़ेगी। कितनी कम करना पड़ेगी? 130% से कितनी करना पड़ेगी? 30%। मतलब आपको कस्टम्स ड्यूटी अपनी घटानी पड़ेगी। एक्साइज ड्यूटी टू बी इंक्रीज्ड बाय 20% टू कंपेंसेट फॉर द रिवेन्यू लॉस ड्यूटी कट। एक्साइज ड्यूटी कौन सी ड्यूटीज होती है? जो देखो, कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट पे। कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाती है वो किस पे लगाई जाती है? इंपोर्ट पे। कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट पे। तो अगर कस्टम्स ड्यूटी कम हो रही है, एक 30%, पहले 130% कस्टम्स ड्यूटी थी, गवर्नमेंट उसको 30% कर दी, तो 100% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 100, आईएमएफ ने क्या कंडीशन रखी कि चलो एक काम करो, तुम्हारा टैक्स रिवेन्यू कम होगा जब कस्टम्स ड्यूटी तुम कम करोगे, तुम्हारा टैक्स रिवेन्यू क्या होगा? कम होगा। जब तुम्हारा टैक्स रिवेन्यू कम होगा तो तुम एक काम करो, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? कंट्री के अंदर अंदर लगती है ना? एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? कंट्री के अंदर अंदर लगती है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी कंट्री के अंदर अंदर लगती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक काम करो, आईएमएफ ने क्या बोला कि एक काम करो, तुम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हो तो एक काम करो, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो। तो 20% कस्टम ड्यूटी बढ़ाना है, ताकि क्या हो जाए, जो तुम्हारा पैसे का लॉस, जो तुम्हारा टैक्स का लॉस हुआ है, जो तुम्हारा पैसे का लॉस हुआ है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी कट बाय 10% एनुअली, है ना? ठीक है ना? गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो क्या करना है? आपको 10% घटाना है, हर साल 10% घटाना है। विच कंसिस्ट स्पेंडिंग लाइक सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफरेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, ग्रांट, मेनली एंड रेजुलेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, है ना? अब यहाँ पर देखो, एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, देखो आपके पास 1 लाख रुपए पड़े, ठीक है, 1 लाख रुपए पड़े, आपने क्या करा, है ना? 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने एफडी कर दिया, आपने जमीन खरीद ली कि यार आगे जाके भाव बढ़ जाएंगे, आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये आपने अपनी मस्ती पे या फिर आपने अपनी सुविधा पे खर्च नहीं किया 1 लाख रुपए, आपने कहाँ खर्च कर दिए? ठीक है, आपने वो पैसे कहाँ खर्च कर दिया? आपने वो पैसे खर्च कर दिए, आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? अब दूसरी कंडीशन क्या है? आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने क्या कर लिया घर में, है ना? आप 1 लाख रुपए के कपड़े ले आए, या फिर 1 लाख रुपए की आप कोई भी 1 लाख रुपए और उसमें मिला लिए, 2 लाख रुपए की गाड़ी लिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लिया है, बुलेट लिया है ना? वो एक थोड़े बहुत 50-60 हजार रुपए मिला के बुलेट लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ये चीज, ये जो एक्सपेंडिचर है, इससे कोई आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला फ्यूचर में, है ना? ये जो एक्सपेंडिचर है, इससे आपको कभी कोई फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो आईएमएफ ने क्या बोला कि गवर्नमेंट को अपने, है ना, जैसे अभी जैसा एक पर्सन पे ये चीज अप्लाई होती है, ये चीज गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, है ना, कि इम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, लोगों को सब्सिडी दे दी, खुद सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट, है ना, खुद सब्सिडी दे रही कि 1,000 रुपए में 20% सब्सिडी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है? लाडली बहना योजना जैसी स्कीम ला रही है ना? ठीक है, लोगों के अकाउंट में 1200 डाल रही है, तो ये क्या है? सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है ना? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये क्या है? हमारे सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट सब्सिडी, मतलब पैसा ऐसी जगह पर खर्च कर रही है जिसका आगे जाके कोई भी रिटर्न गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना? वो सिर्फ वो पैसा गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए, अपने लोग खुश रहे, जन अपने लोगों को खुश करने के लिए खर्च कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, है ना? उससे गवर्नमेंट को कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला, तो इसको हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, हम लोग उन एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं, गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, रोड बनाने से क्या हुआ?
है ना, उस एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ी, वहाँ पर बिजनेस बढ़ा, तो उससे लोगों को रोजगार मिला। गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी व्यवस्था कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। लोग गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, डैम बना दिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने डैम बना के डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, गवर्नमेंट ने केनाल प्रोजेक्ट्स बना दिए, उससे क्या करा, किसानों को पानी मिला, किसानों को पानी मिला, ठीक है। तो फसलें अच्छी होने लग गई, इससे किसानों की इनकम बढ़ गई, किसानों से इनकम बढ़ी तो मजदूरों की भी इनकम बढ़ गई, ओवरऑल मार्केट अच्छा हो गया। तो ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च करती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब पैसा खर्च करती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट का रिटर्न बढ़ता है, गवर्नमेंट कंट्री को उस चीज का फायदा होता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, सब्सिडी, लाडली बहना योजना, इन सब चीजों में जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो उस चीज का फ्यूचर में कोई फायदा नहीं मिल पाता। तो आईएमएफ ने क्या बोला गवर्नमेंट को, कि आईएमएफ ने क्या बोला कि आपको अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्सिडी देखो यहाँ पर लिखा भी है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज जो गवर्नमेंट भरती है, लोन उठा लेती है फिर ब्याज भरती है। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, है ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स का भी मेनली कोई रिटर्न गवर्नमेंट को मिलता नहीं है। मान लो गवर्नमेंट ने बंदूकें बना ली, या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसा टैंक बनाने में या फिर इन सब चीजों में खर्च कर दिया, तो ये सब चीजें जनरली काम नहीं आती। ये सब चीजें कब काम आती है, जब जनरली वॉर होती है, उसके अलावा ये चीजें काम नहीं आती है, ठीक है। तो आईएमएफ ने बोला कि आपको सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट, ब्याज आप भर रहे हो, या फिर आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, है ना, इन सब चीजों में जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा आपको अब वो खर्चा आपको अब कम करना है, ठीक है। Through conditions of IMF, India was forced to follow almost all basics Washington consensus, है ना। तो ये सारी कंडीशंस आईएमएफ ने लगा दी। जब आईएमएफ ने सारी कंडीशंस लगा दी तो क्या हुआ, इंडिया को क्या करना पड़ा, वॉशिंगटन कंसेंसस क्या करना पड़ा, कि वॉशिंगटन कंसेंसस के जितने भी प्रावधान थे इनडायरेक्टली इंडिया को क्या करना पड़ा, फॉलो करना पड़ा। Since the late 1980s, all the balance of payment supports offered by the IMF to the different nations were under the high influence of this consensus. Since the late 1980s, all the balance of payment supports offered by IMF to the different nations were under the high influence of this consensus. तो 1980s के बाद से जिस भी कंट्री ने क्या किया, है ना, जिस भी कंट्री ने क्या किया जनरली, है ना, आईएमएफ से लोन लिया, उनको ये सारी कंडीशंस माननी पड़ी। तो इंडिया ने भी 1991 में आईएमएफ से लोन लिया, तो इंडिया को भी ये सारी कंडीशंस माननी पड़ी। India being no exceptions, through which IMF aimed at bring fiscal discipline and external vitality in the economics of the member nations hit with the balance of payment crisis, है ना। तो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को क्या करना पड़ा, है ना, ठीक है, उससे डील करने के लिए इंडिया को भी क्या करना पड़ा, सारी कंडीशंस माननी पड़ी। It should be noted here that many experts inside and outside the government had proposed reforms on the similar lines as early as 1970 itself. क्या बोल रहा है कि ज्यादातर एक्सपर्ट जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, है ना, ये सब सारी ये जो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी थी, ये 1970 से चीजें, है ना, ठीक है, 1970 से चीजें बोल रही थी कि ये सारी चीजें करना चाहिए। पर उस टाइम हमारी कंट्री की जनरली जो गवर्नमेंट्स होती थी, स्पेशली नेहरू जी और, ठीक है, इंदिरा गांधी, दो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो क्या थे, बहुत ज्यादा सोशलिज्म और कम्युनिज्म से प्रभावित थे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या सोशलिज्म और कम्युनिज्म से प्रभावित थे। तो है ना, और हमारी जो पॉलिसीज भी थी जनरली स्टार्टिंग में, हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज थी वो इसी फेवर में थी, ठीक है, कैपिटलिज्म के फेवर में नहीं थी, ठीक है। तो 1970 में क्या हुआ, 1970 से बहुत सारे लोगों ने बोलना चालू कर दिया था कि सारे रिफॉर्म्स लेना बहुत जरूरी है, पर गवर्नमेंट ने उस टाइम नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग आग लगती जब भी कुआं खोदते हैं, ठीक है। द रिफॉर्म प्रोसेस वर सीवियरली क्रिटिसाइज इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। हमारी कंट्री में भी क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी इन सब रिफॉर्म मेजर्स को बहुत ज्यादा क्या किया, क्रिटिसाइज किया। However, it was aimed at boosting economic growth and making economy internationally competitive, है ना। तो अब बाकी ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इससे क्या क्यों कर रही थी गवर्नमेंट, ताकि हमारी कंट्री का क्या हो जाए, इकोनॉमिक बूस्ट मिले और इकोनॉमी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म, हम यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इज अ मेजर शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। हिस्टोरिकली कंट्रीज हैव रीस्ट्रक्चर्ड देयर इकोनॉमिक सिस्टम अंडर इट इन फेवर ऑफ, है ना,
तो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म इज अ मेजर शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है कि मेजर हमारे हम जब हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म को बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। हिस्टोरिकली कंट्रीज हैव रीस्ट्रक्चर्ड देयर इकोनॉमिक सिस्टम्स अंडर इट, है ना। बहुत सारी कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स स्ट्रक्चर करे इसके अंडर में, इन द फेवर ऑफ अदर मार्केट इकोनॉमिक्स और मार्केट इकोनॉमिक, कि इसमें मिक्स्ड और मार्केट इकोनॉमी के फेवर में। India's reforms of 1990 were aimed at restructuring the mixed economy towards the market economy. 1991 के बाद इंडिया ने भी जो रिफॉर्म्स करे वो क्या था, इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी से किधर ले जाना था, मार्केट इकोनॉमी तक की तरफ ले जाने की कोशिश थी वो। व्हाट कम्स फर्स्ट, डिमांड और सप्लाई। सबसे पहले क्या था, डिमांड आता है कि सबसे टू ब्रिंग ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी कंट्रीज नीड टू ऑब्सर्व बोथ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट, अगर देखो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, मार्केट में किसी चीज के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, है ना। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, सॉरी मैंने उल्टा एरर लगा दिया, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। अब मान लो कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कुछ भी नहीं है, डिमांड बहुत कम है, तो क्या होगा, प्राइसेस क्या होगा, किसी भी चीज की प्राइसेस क्या चल जाएगी, कम हो जाएगी। जब किसी भी चीज की प्राइसेस कम हो जाएंगे, किसी भी चीज के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, जिस चीज व्यापारी ने, जिस इंसान ने उस चीज मार्केट में वही वही चीज मिलेगी बहुत सस्ते दामों में, जिस व्यापारी या फिर जिस किसान ने उस चीज को प्रोड्यूस किया है उसको उसकी इनकम क्या हो जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो है ना, तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हमको लगता है गवर्नमेंट का काम कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमको पता नहीं चलता पर गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो है ना, डिमांड और सप्लाई क्या होगा, डिमांड और सप्लाई में अब क्या होगा, है ना, जब डिमांड, है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का मेन का एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि कंट्री में हर कमोडिटी, मतलब वेजिटेबल्स हो, धान अनाज हो, कुछ भी हो, ठीक है, उन सब चीज़ों को क्या करना, मैनेज करना, उन सब चीज़ों को क्या, उन सब चीज़ों की डिमांड और सप्लाई को क्या करना, मैनेज करना। है ना, तो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने का काम होता है गवर्नमेंट का। टू ब्रिंग ऑल, देखो यहाँ पर लिखा भी, टू ब्रिंग ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी, गवर्नमेंट्स नीड टू ऑप्टिमाइज बोथ डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट को क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करके रखना है साइमल्टेनियसली, एंड क्रिएट अ सिचुएशन वेयर डिमांड कैचेस अप विद द सप्लाई। और एक ऐसी सिचुएशन बना के रखनी यहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से क्या होगा, मिल कर रहे, ठीक है, विच इन टर्न कैचेस अप डिमांड, डिमांड कैचेस अप सप्लाई, विच इन टर्न कैचेस, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों को एक दूसरे के बराबर रखना है, ठीक है। द साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ दिस अटेम्प्ट बाय कंट्रीज बाय सिंक्रोनाइजिंग टू सेट्स ऑफ पॉलिसी was and one based on demand side economics and other based on supply side economics, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो डिमांड ज्यादा है तो डिमांड सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करती है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड बढ़ाने की कोशिश करती है ना। तो यहाँ पर दो टाइप की इकोनॉमिक्स बन के निकल के आती है, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब रिफॉर्म मेजर्स, है ना, अब क्या क्या रिफॉर्म मेजर्स होते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग हेल्दी डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी इज मंत्र ऑफ सक्सेसफुल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ओवर द years इंडिया हैज गॉन वीकर ऑन दिस फ्रंट्स, है ना। तो क्या है कि अगर डिमांड और सप्लाई हेल्दी रहेगी तो कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो होगी, कंट्री की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से ग्रो होगी, है ना, ठीक है। ओवर द इंडिया हैज गॉन वीकर ऑन दिस फ्रंट्स, कंट्री क्या हो जा रही है, कमजोर होती जा रही है इन सब चीजों में। द रिफॉर्म प्रोसेस कंसिस्टेड ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिसी मेजर्स aimed at these twin aims, namely they are aimed at enhancing demand in the economy by generating gainful employment. Macroeconomic stabilization measures, they are aimed at enhancing demand in the economy by generating gainful employment, है ना। तो क्या करते हैं ये, है ना, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या करता है,
है ना। कंट्री में क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कोई आदमी काम करेगा तो क्या होगा, उसके पास उसको सैलरी मिलेगी, उसके पास पैसा आएगा तो वो कुछ न कुछ मार्केट से खरीदेगा। जब मार्केट से वो चीज खरीदेगा तो कमोडिटीज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑल पॉलिसी एक्शन व्हिच एम एट बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज बिसाइड्स सब्सिडी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट कम अंडर इट, है ना। तो इसके अंदर में क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में क्या क्या आता है, सारे पॉलिसी एक्शंस जो क्या करें, ह्यूमन कैपिटल बनाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें, बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, है ना, थ्रू एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सर्विसेज, इन सब मिला के जब भी गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल को जो बढ़ाने की कोशिश करती है, बिसाइड सब्सिडी बेस्ड गवर्नमेंट सपोर्ट कम अंडर इट, है ना। तो सब्सिडी बेस्ड गवर्नमेंट सपोर्ट इसके अंडर में आता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, दीज मेजर्स आर एम्ड एट स्केलिंग अप सप्लाई इन द इकोनॉमी। Structural reforms measures. These measures are aimed at scaling up supply in the economy. All policies which encourage enhance private investment, domestic scaling up supply in the economy. All policies which encourage enhance private investment, domestic as well as foreign, together creating conducive atmosphere from them come under it, which requires a variety of reforms in areas of labor market, external sector, agriculture, industry, financial market, tax regime, फिजिकल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, कौन से रिफॉर्म मेजर्स होते हैं, जितनी भी पॉलिसी एक्शंस जो क्या करते हैं, सप्लाई को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो सारे क्या करते हैं, इसके अंडर में आते हैं। जितने भी पॉलिसी मेजर्स जो सप्लाई को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में। अब सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। देखो, बाहर से मान लो कि आज हमारी कंट्री में, है ना, लोग टूथपेस्ट नहीं यूज करते, ठीक है, या फिर बाहर से कुछ टूथपेस्ट का एग्जांपल है, हमारी कंट्री में आज टूथपेस्ट यूज नहीं करते, ठीक है, टूथपेस्ट यूज नहीं करते। सब लोग पहले के जमाने में क्या यूज करते थे, दातून करते थे ना, नीम का, ठीक है, यानी पहले के जमाने में लोग दातून करते थे। अब क्या है, बाहर से कंपनी आई कोलगेट, ठीक है, उसने सबको क्या यूज करना सिखा दिया, टूथपेस्ट यूज करना सिखा दिया। जब बाहर से कंपनी आई कोलगेट, उसने सबको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, तो फिर क्या हो गई मार्केट में, अब उसने लोगों को सिखा दिया क्या करना, टूथपेस्ट यूज करना। अब टूथपेस्ट यूज करना जब उसने लोगों को सिखा दिया, तो क्या हुआ, टूथपेस्ट की डिमांड आने लग गई मार्केट में, इसको हम लोग, है ना, ठीक है, डिमांड आने लग गई, ठीक है। तो डिमांड आने लग गई तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि डिमांड ज्यादा आ रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, डिमांड ज्यादा आ रही है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में बढ़ाने की कोशिश करी, और बहुत सारी नई कंपनीज खुलती गई, है ना, बहुत सारी नई कंपनीज आती गई, जिन्होंने क्या किया, टूथपेस्ट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वही है ना, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज सब सब जगह होती है, ठीक है ना। जब डिमांड है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की डिमांड है, मान लो कि हमारी कंट्री में ट्रैक्टर्स नहीं बनते, हमारी कंट्री में लोग जनरली हल से खेती कर रहे हैं, तो बाहर से गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सब लोग ऐसी एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करें, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट कंपनी को जगह दे दी है हमारे मार्केट में, क्या कि तुम यहाँ पर आओ, ट्रैक्टर्स बनाओ, फार्म इक्विपमेंट्स बनाओ, जिससे क्या हो, है ना, हमारे किसान उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, है ना, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं एज वेल एज फॉरेन, फॉरेन भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट, जहां पर भी गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बिजनेसमैन का काम ही क्या होता है, ग्राहक को फैसिलिटी देना, लोगों को फैसिलिटी देना। मान लो कोई किराने वाला है, तो वो क्या कर रहा है, किराने का सामान ला के देगा, उसके बाद में आपसे पैसे ले लेगा, है ना। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा जब बाहर से या फिर लोग कंट्री के लोग या फिर बाहर बिजनेसमैन या फिर बाहर के बिजनेसमैन आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या करेंगे, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विसेज, या फिर कुछ भी कमोडिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक है एलपीजी, पर हम लोग एलपीजी जो है वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।